अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मौजू की तरफ दिलवाएंगे। आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे इस तरह के इशूज़ तो देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, बच्चे और माँ की सेहत के हवाले से कितने नाक़िस इक़दाम हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम उस मौजू पर बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर डिस्कशन करें और जो चीदा पॉइंट्स हैं उन पर तफसील से बात करके आपके सामने उसको रखें। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये करेंगे, सेहत के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में ये एक प्रायोरिटी क्यों नहीं है, इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम और सेहत बेसिक यूनिट्स होते हैं तरक्की के लिए, लेकिन पाकिस्तान में GDP का कम से कम हिस्सा 0.7% सर्व किया जाता है, और वो भी जब सर्व किया जाता है तो इम्प्लीमेंट होता हुआ, उसका निफाज होता हुआ और उसके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों है और ऐसा ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, और कब तक पाकिस्तान इसी स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में रहेगा कि हेल्थ सेक्टर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जैसे हम अपने मुल्क में डिफेंस को देते हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी को देने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से के लिए मेरे साथ नदीम इकबाल साहब मौजूद है, सेहत से मुतालिक हुकूक के माहिर हैं। डॉक्टर मुबशर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर शोबा सेहत हैं। अंदलीब अब्बास साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हैं। खालिद मगजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। खालिद साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ प्रोग्राम की। मुझे बताइएगा कि प्रायोरिटी क्यों नहीं है, अहमियत क्यों नहीं देते हुकूमत सेहत को? आपकी हुकूमत भी तवज्जो देती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, तवज्जो हमारी हुकूमत ने तो मैं समझता हूँ कोशिश की है इश्यूज में, और ऐसा है कि काम जैसे आप कह रहे हैं कि वाकई जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो मिलनी चाहिए, जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसको प्रोवाइड नहीं हो रही, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं अक्सरियत हमारी, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये प्रॉब्लम में महसूस ही नहीं होता। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही हमें जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके हमने इम्प्रूवमेंट शुरू करनी है। तो यस, आई एग्री विद यू। लेकिन पिछले 3 साल में क्यों नहीं कर सके? आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं सेहत के, लेकिन इसके बावजूद आप आई नो हमारा काम है मॉनिटर करके उनको बताना। कहीं पे भी कोई चीज नजर आए, महसूस हो किसी भी सर्विसेज में जो हमारे कमेटी में आती हैं, जो हेल्थ सर्विसेज के नीचे आती हैं, तो वी हैव बीन टेलिंग देम, करते रहते हैं कोशिश। अभी भी हमारा प्लान है मीटिंग का, क्योंकि बिकॉज मैं री इलेक्ट होके आया हूँ, मेरे दोबारा इलेक्शन हुए थे एंड अगेन आई हैड टू स्टार्ट। तो अभी मेरी मीटिंग हुई नहीं है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव इट अ फुल इंशाल्लाह। ठीक है, इस पे बहुत तवज्जो होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तवज्जो ही होगी, ये आप मान रहे हैं कि अभी तक किया कुछ भी नहीं है? किया थोड़ा बहुत हुआ है, बट नीड्स लॉट ऑफ वर्क। मैंने कहा जी, हेल्थ के लिए देखे ना, हेल्थ इज अ बेसिक थिंग। जब हेल्दी होगी पॉपुलेशन तो आगे काम करेगी ना, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। ये एजुकेशन एंड हेल्थ ये बराबर इनको रखकर चलाना है। ठीक है, अंदलीब साहबा, आपको ये जवाब कर रहे हैं जो खालिद हुसैन मक्सी साहब ने दिया? नहीं हो सकता अगर आप ऊपर से जब भी मीडिया को शोर मचाया उसको ठीक कर दिया, बाकी छोड़ दिए। असल है रिफॉर्म्स जिसमें लेजिस्लेशन आती है, और तीसरा है कि उन रिफॉर्म्स के नतीजे में जो नया लॉ और एक्ट आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर जो हेल्थ है और एजुकेशन है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस पे कोई भी किसी किस्म की तवज्जो इस हुकूमत ने, क्या पहली हुकूमतों ने भी नहीं दी। अगर आप देखें, पहला जो पॉइंट मैंने लिया कि जी प्रायोरिटी बजट जो है ओवरऑल हमारा इस लेस देन 1%। हमें ये भी पता है कि इस वक्त साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान से नीचे चले गए। अफ़गानिस्तान ने 4% बजट दिया है। आप देखें इंडिया के अंदर 4.5% है, बांग्लादेश हैज़ 3.5%। तो सबसे कम बजट हमारा है। और इसमें मैं आपको एक कंपैरिजन प्रायोरिटीज़ का भी बताती हूँ। टोटल जो पंजाब का हेल्थ बजट है वो है 164 बिलियन। एक ऑरेंज ट्रेन पे आपने, एक ऑरेंज ट्रेन पे 166 बिलियन, जो 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा देगा। और ये जो 164 बिलियन टोटल हेल्थ का बजट है, इसमें 12 करोड़ लोग हैं पंजाब के, और 1 करोड़ 25 लाख लोगों को हेपेटाइटिस ए और बी, में एक बीमारी की आप बात बता रही हूँ, 3 लाख बच्चा जो है वो डायरिया से मर रहा है तो हर साल। तो ये छोटी छोटी स्टेटिस्टिक्स प्रायोरिटी की बात है।
لیکن اندلیب یہ صرف پنجاب کی میں آپ کو کہانی اسی لیے نہیں کنٹینیو کریں، ہے، یہ پاکستان کے ہر صوبے میں، اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان جائیں، آپ ایون انٹیریئر KPK میں جائیں، آپ فاٹا میں جائیں، میں آپ کو کوئی بھی صوبے کو آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. میں آپ کو بالکل آپ کی بات کو میں بالکل اگری کر رہی ہوں. میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتا رہی ہوں. جو دوسرا پوائنٹ ہے جیسے KPK میں ہے، اب KPK کے اندر لیجسلیشن، دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے ایک تو بجٹ، ہم نے اس کی پرائیورٹی بڑھا کے سب سے زیادہ میرا خیال ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ آپ کمپیئر کر لیں سارے پروونسز میں سے KPK میں ہے. دوسرا ہے ریفارمز، آپ نے لاز چینج کرنا ہے. ہسپتالوں میں جو میجر مسئلہ ہے، اور یہ سارے دیکھ رہے ہوں گے، یہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں، آپ نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہاں سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں. ڈاکٹر جو ہم نے اسٹڈی کروائی اس میں پتہ چلا جو بڑا کنسلٹنٹ ہے وہ پبلک ہاسپٹل میں صرف 1 یا 3 گھنٹے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے اندلیب، آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہ بھی آئیں گے، آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. میں پوری آپ کو اس کی وجہ بتا دیتی ہوں نا، تو پھر آپ آگے بڑھنا کہ ایک ریفارمز کے اوپر اگر آپ نے لانے ہیں، وہاں اس ایکٹ کو پاس کراتے کہ ہاسپٹلز اٹونومس ہوں، پرائیویٹائز نہیں، اٹونومس ہوں، تاکہ ہائرنگ فائرنگ کی آپ ان کو طاقت دیں. اگر ڈاکٹر نہیں آ رہا آپ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ورنہ وہ تو چلا جاتا ہے کورٹ میں اور اسٹے لے لیتا ہے اور آتا بھی نہیں اور تنخواہ لیتا ہے. اٹ ٹک 1.5 year ٹو ڈو دیٹ ایکٹ پاس ہونے کا، کیونکہ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اپنے بندے وہاں رکھوائے ہوئے ہیں ہاسپٹلس میں، وہ اس کو آنے نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے اندلیب، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہ ہم آئیں گے. ندیم اقبال صاحب، گراس روٹ پہ آنے سے پہلے مجھے اس کی ایڈمنسٹریشن تھوڑا سمجھائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کی ایڈمنسٹریشن بہت کنفیوزڈ نظر آتی ہے. کبھی فنڈنگ کا پرابلم ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے، پھر کوئی قحط آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی غلط زیادہ بری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بٹ where does the problem lie? ایکچولی 2 قسم کی پرابلمس نظر آ رہی ہے پوسٹ ایوولوشن میں. ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاورز کی ڈیولوشن پاور کی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. پروونسز کے پاس کون سی پاورز ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کون سی پاورز ہے. پروونسز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور دوسرا انٹرنیشنل لنکیجز جو ہیں وہ کون کرے گا. اگر پروونسز کے پاس ساری چیز چلی جاتی ہے تو وہ کیسے. کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ نے ایک اور چیز بھی ڈالی ہے جس کو انٹری 32 کہتی ہے. جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں وہ اس کے انڈر فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں پہ رول موجود ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہے کلیئر ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی. دوسری ایک چیز جو ہے پالیسی کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں دنیا چینج ہو رہی ہے، گورنمنٹ کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ دینا چاہ رہی ہے یا پبلک سیکٹر کے ذریعے یہ سارا کچھ کرانا چاہ رہی ہے. جب آپ ہیلتھ کیئر انشورنس کی طرف لے آئے ہیں اور غریب لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یہ تو امیر لوگوں کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کر پا رہے، تو غریب لوگوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جانا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کا رول صرف فیسیلیٹیٹر کا ہو جاتا ہے، اور جب 60% ابھی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے لوگ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہے ہیں، تو وہاں پہ ریگولیشن بہت افیکٹو ہونی چاہیے. اس ٹائم صرف 2 ریگولیٹری باڈیز ہیں، جو ایک KP میں بنی ہوئی ہے اور ایک پنجاب پہ بنی ہوئی ہے جس کو ہیلتھ ریگولیٹری باڈیز کہتے ہیں، جس میں یہ رجسٹر ہونے ہیں یہ تمام چیزیں. ایک تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے. پھر جب آپ پالیسی کلیئرٹی چاہیے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے اگر پبلک سیکٹر کو ری ویمپ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی، وہاں پہ آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اور کلیئرٹی سے بھی زیادہ انٹرسٹ ہے، لیک آف انٹرسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہ انٹرنیشنل لنکیجز کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ریگولیٹ کرنے کا انٹرنیشنل لنکیجز کرنے کی کیپیسٹی پروونشل لیول پہ نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ 18ویں ترمیم نے یہ کیپیسٹی فیڈرل کے پاس رکھی ہوئی ہے اور صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں ہے. کیا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس ڈیولوشن آف پاور کو؟ پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا جان بوجھ کے نااہلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سستی کی وجہ سے ایسا ہو. یہ آپ نے یہ بڑا اچھا کہا کہ اس کو تھوڑا ریویو کرنا چاہیے. کو ہم نے کوآرڈینیشن جو ہے نا فیڈرل اور پروونسز کی، اس کو تھوڑا ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ جہاں کو کمی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. دوسری ہیلتھ ریفارمس کی بات بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے کہی. آئی اسپینڈ موسٹ آف ٹائم ان US، تو میرا ایک وہ تھیسس تھا، میں چاہتا ہوں یہاں میں ضرور اس کو بتاؤں اور میں کیوں نہیں کہوں کا سلوشن ہوئی ہے. امریکہ میں 2003 سے 2005 تک جو بجٹ کی ریشو تھی وہ $500 ٹریلین بجٹ تھا ہمارا ایکسپیکٹڈ 2005 میں، جبکہ $250 ٹریلین تھا ان 2003 میں. تو جو CDC میں ڈیزیز کا پیٹرن تھا دیٹ واز آلسو ڈبل. جو ڈیزیزز تھی 2003 میں 2005 میں وہ بھی ڈبل سے زیادہ تھی. سو میرا تھیسس یہی تھا کہ وی آر ڈبلنگ دا ڈیزیز میں ڈبلنگ دا بجٹ. اور میں نے پاکستان آ کے اس کو چیک کیا 2010 سے 2012 تک. جو بجٹ ہمارا 2010 میں تھا اور 2012 میں
एग्जैक्टली वो भी डबल ही था, और बीमारियाँ हमारी डबल से भी ज़्यादा थी। अब देखना ये है कि हम बातें तो पॉलिटिकली बहुत सारी हो जाती हैं, मैं नहीं कहता किसी गवर्नमेंट की विल बहुत बुरी हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो कई दफ़ा गवर्निंग एरियाज़ में ऐसे लोगों की कमी आती है जो प्रोफेशनली, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुक्स आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक रिफॉर्म करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अलमिया है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, और किसी गवर्नमेंट ने भी शुरू से लेकर आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दे सके, और अब मेरा है ये मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये चीज़ें हम सामने लेके आ रहे हैं, और मेरे ही हथों से एक पैकेज निकल रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान में अगले हम 2 सालों में अबाउट 6 करोड़ लोगों तक हेल्थ की अवेयरनेस का एक ऐसा पैकेज देंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ तो पूरी दुनिया डंडोरा पीटती रही है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इतना बड़ा इशू हो चुका है कि दुनिया में इट इज़ ए काइंड ऑफ एमरजेंसी थ्रेट। अब आलम यह है कि पाकिस्तान की इकानमी का जो मेजर इकोनॉमिक बर्डन है दैट इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने भी हेल्थ और एजुकेशन इमरजेंसी की बात की थी, वो इमरजेंसी हमें लगती हुई दिखाई नहीं दी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आगे से बात। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। खालिद हुसैन मक्सी साहब, ये बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट ने हेल्थ इमरजेंसी की भी बात की थी, लेकिन वो हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगी। आवाम क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे कि क्या आप 2018 के इलेक्शन से पहले एक माहौल में तब्दीली आएगी, और आप क्या आपके गोल्स हैं जो आप इलेक्शन से पहले अचीव सारी बात जो कूजे में बंद करते हैं ना, मैं जरा एक मोटी बात करके आपको बता दूं। देखें, आप हम बात करते हैं ठीक होने की, पिछले 50-60 साल हो गए हैं, और ये जो कमियां हैं या जो रह गए हैं जो हमने इम्प्रूवमेंट नहीं की, ये 60-50 साल पुराना मामला है जिस पे हम बनाते नहीं है, ठीक है ना जी। अब हम कहें कि जी 3 साल में ठीक है, हमारा टोटल ढांचा जो है इट इज ऑल गॉन बैड। ये सबसे मैं आपको बड़ी बात बताऊं, जो रीजन है ना यहाँ पे हमारे मुल्क में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ओनरशिप नहीं है। चाहे वो रोड हो, चाहे आपकी ओनरशिप की फीलिंग यहाँ पे पैदा नहीं की गई कि भाई ये मेरी अपनी जगह है, ये मेरा अपना अस्पताल है। अब आप देखें, अगर आप कोऑर्डिनेशन रखें जहाँ पे अस्पताल है, जिन लोगों के लिए अस्पताल बना है, अगर उनको आप एम्पावर करें, उनका कोऑर्डिनेशन हो लोकल लेवल पे, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चेक एंड बैलेंस हो कि जी डॉक्टर्स आते नहीं आते, दवाइयाँ पूरी मिलती नहीं मिलती, यहाँ पे कुछ सिलसिला ही नहीं है। इतना हैज़ार्ड है कि कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत में आई थिंक अगर यही सूरत रहेगी तो ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। स्टैटिक्स सुनाना कि ये यहाँ पे हो गया, इससे चीजें हल नहीं होती। ऑन ग्राउंड व्हाट हैव वी डन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, एक्चुअल क्या होगा। तो हमने सबसे पहले अवेयरनेस दिलानी है कि ओनरशिप के भाई अस्पताल आपका है, इट इज फॉर यू। वो बहुत, क्योंकि मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूँ, एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पे ऐसी कि वो जो BHUs हैं वो मतलब जानवर उनमें पड़े हुए हैं, तो इंसानों का क्या इलाज होगा, जानवरों की शेड बने हुए हैं वो। तो अभी बजट भी आने वाला है। खालिद हुसैन साहब, आप क्या उम्मीद दिलाएंगे व्यूअर्स को कि 2016-17 के बाद के जो हालात होंगे वो कंपैरेटिवली बेहतर अगर इलेक्शन में रहना है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग मांगेंगे, लोग उठ रहे हैं। अब ये चीजें ये फेड हो रही हैं, जो पुरानी सियासत तरीका तर्ज था ना, अब वो फेड होता जा रहा है। थोड़ी बहुत एजुकेशन आ गई है लोगों में, कम्युनिकेशन हो गई है, टेलीफोन ने, मोबाइल फोन ने बहुत इंसान को एजुकेट कर दिया है। तो आई मीन नाउ पीपल आर गोइंग टू आस्क, एंड अब आंसरेबल होना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। ये ट्रेंड, पुराना ट्रेंड जो सियासत का है ना, ये अभी मेरे ख्याल इसके दिन गिने चुने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन मक्सी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत थे, और वो ये मान रहे थे कि अब तक कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया जा सके, लेकिन आने वाले वक्त में अब चूँकि गवर्नमेंट आवाम को आंसरेबल है और लोग अवेयर हो सकें, तो शायद अब गवर्नमेंट इस सेक्टर को स्किप नहीं कर सकेगी। ये मैं शॉर्टली आपसे शेयर करती हूँ, 20.88 बिलियन फेडरल बजट था सेहत के लिए, KPK ने 29 बिलियन दिया, सिंध ने 43 बिलियन, बलूचिस्तान 15 बिलियन, पंजाब 168 बिलियन। ये इतने बिलियंस दिखाई क्यों नहीं देते लगते वो? मुझसे पूछ रही हैं आप बतूल? जी। अच्छा बतूल, सबसे पहली बात तो ये चले गए हैं खालिद साहब और ये कह रहे हैं कि जी बहुत पुराना है। 30 साल से पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, 7वीं दफ़ा आए हैं, 7वीं दफ़ा आए हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ है, आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ गॉन, इनको अकाउंटेबल ठहराएं कि ये इन्होंने क्यों नहीं किया। और उन्होंने खुद बता दिया कि एक तो ये आपने अभी बजट बताया कि 168 बिलियन जो है आप कह रही ये, और वो जो ऑरेंज ट्रेन है वो उसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 200 बिलियन की अब वो हो गई है। सो यू कैन इमेजिन कि इनकी प्रायोरिटी क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, रिफॉर्म्स लाने हैं। रिफॉर्म्स लाने, अभी जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की कि जी अकाउंटेबिलिटी क्या है।
अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे और ये जो भर्तियां आपने सियासी की हुई हैं इनको नहीं निकालेंगे, हमें KPK में बिल्कुल आप सही करिए। आप देखें कल आपने देखा ट्वीट देखी, आपने देखा कि जी पहली दफ़ा पेशावर में पोलियो के सारे जो सैंपल्स हैं फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 15 ईयर्स नेगेटिव आए हैं, तमाम के तमाम। तो 3 साल का एफर्ट आपको नज़र आ रहा है। और अगर आपने रिफॉर्म लाने हैं तो फिर आपको इंडिपेंडेंट वहाँ बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, जो हमने किया है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते 2 साल और लगेंगे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी। डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो बाहर की तरह वहाँ तो बैठ के पब्लिक सर्विस नहीं करना चाहते, क्योंकि कल्चर अभी नहीं आया। इस कल्चर को इस्टेब्लिश होते होते टाइम लगेगा। और जो सियासतदान होता है ना, उसको वोट नहीं मिलता, क्योंकि आप अगर जाके अभी हॉस्पिटल्स की हालत KPK में देखेंगी तो आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा। वोट आपको मिलता है एक सड़क और एक ऑरेंज ट्रेन और एक लाल बस इधर से उधर जाते हुए, 1-2 लाख लोगों को ले जाते हुए, वोट आपको उस पे मिलता है। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ पे कभी भी प्रायोरिटी नहीं आती, क्योंकि उसका इम्पैक्ट 10 साल 15 साल बाद आता है। तो मैं अपने नाजरीन को भी अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ कि हमने दरख्तों पे हमें इतना वो बिलियन ट्री सुनामी। लेकिन ये जो पॉइंट आपने रेज किया ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये सभी सेंसिबल लोग रेज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब ये रीज़न आती है कि अब हम कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। लेकिन ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि चूंकि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स वी हैव टू वेट फॉर इट, तो इसलिए सब्र नहीं होता हुकूमतों से और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करती। मैं एक छोटी रिक्वेस्ट करूँ कि हम बाज़ दफ़ा जब फोरम पे सामीन के सामने ऐसे ही इशू को डिस्कस करते हैं जो उनकी बेटरमेंट के लिए हो, हमें उसमें पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को आगे नहीं लेके जाना चाहिए। बात यह है कि हम अगर नेशनल काज पे भी काम कर रहे हैं, 4 आदमी यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू गिव सम आंसर टू द पब्लिक। कोई पब्लिक को हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? आप घंटे की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट तो अलग सेक्टर है। प्रिवेंटिव केयर में कहीं से भी एजुकेशन और हेल्थ सेपरेट वर्क नहीं कर सकती। जो भी कौमें आज तक एजुकेशन और हेल्थ में ये रेसिप्रोकल काम नहीं कर सकी, वो कभी भी आगे अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर सकती। प्रिवेंटिव केयर जब तक कंट्री में नहीं होगी, इन लोगों को वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को फैक्टर को कवर नहीं करने के मुताबिक। प्रिवेंटिव केयर से आपकी क्या मुराद है, क्योंकि आमतौर पे व्यूअर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, प्रिवेंटिव केयर में कि हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद कोई शौर नहीं दिया जा रहा किसी सूबे में भी, मानसती बताओ जी, किसी सूबे में भी, कि जिसमें हेल्थ इंटरवेंशंस कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इनकाउंटर कर सकें। जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के फैक्टर जा रहे हैं, हमारे विटामिन सी, हमारे ये जो ऑक्सीडाइज फूड हम लेते जा रहे हैं, स्पेशली रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में हमारे जो जितने ऑक्सीडाइज फूड हम लेते हैं, बर्न फूड लेते हैं, तो दीज आर द फैक्टर जो कि लीवर पे रोल डालते हैं। ये कौम इतनी मुतहम्मल नहीं है, कितनी अच्छी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हों। दीज आर लीडिंग काज ऑफ द डिजीज़। यही मैं कह रहा था कि बेशक हम बजट को डबल भी करते जाएं, हमारी बीमारियां डबल से ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं पाकिस्तान का ये डाटा दे रहा हूँ, 2010 से 2012 में जो बजट और डिजीज़ की रेशो थी ऑलमोस्ट इक्वल थी, बल्कि डिजीज़ ज़्यादा थी। बजट भी डबल हुआ, डिजीज़ उससे भी डबल हुआ। इसी पॉइंट पे आपका भी कमेंट लेना चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव केयर से ये तो एक बहुत बड़ी बहस है कि जिस तरह से मिलावट चीज़ों में पाई जाती है, फिर जो हम खाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना कमज़ोर है कि वो बीमारी फिर हम आने वाली नस्लों में भी ट्रांसफ़र, कमज़ोरी हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर पे फॉर एग्जांपल अगर एक अच्छा अस्पताल मिल भी जाए आपको, लेकिन आप अंदर से हेल्दी नहीं है, तो आप तो बार बार चक्कर ही लगाते रहेंगे। वो चेंज कैसे लेंगे? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। 4-5 चीज़ें प्रिवेंटिव हेल्थ में जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। देखिए, लॉज मौजूद है, एक एंटी स्मोकिंग का लॉ है 2002 का, उसकी इन्फोर्समेंट चाहिए। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, WHO का है, 10 साल हो गए उसको साइन किए हुए। उसको यहाँ पे अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक तमाम पॉलिसीज़ बनाएं और रजिस्ट करें कमर्शियल इंटरेस्ट को। टोबैको इंडस्ट्री का ह्यूज जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर गया हुआ है और हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए हुए हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़, ये जो टोबैको की डब्बी के ऊपर पिक्टोरिया हेल्थ वार्निंग का कैंसर पेशेंट की तस्वीर आनी है, उसको इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने पिछले साल 2015 में
2000 देखिए वो एडवर्टीजमेंट होती है, उसके साथ जो है ना बच्चों को दूर रखा जाता है। आपके इस टाइम 22 ईयर से जो कम हैं बच्चे 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन। आपने उनको स्मोकिंग से बचाना है, एक ये करना, क्योंकि हर किस्म के 1/3 जो कैंसर के केसेस है वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं, टोबैको यूज की वजह से होते हैं। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसके बाद सांस की बीमारियां, ये सारी। दूसरा आप आ जाएं, आपके यहाँ बेबी फार्मूला मिल्क का जो यूज़ है ये मोर देन 30% जा रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग आपकी जो है पाकिस्तान में इट्स ऑन द लोअर लेवल के ऊपर हो रही है। आपने इसको मैंडेटरी करना है, 2 इयर्स आपने इसको करना है, ठीक है। नहीं कर पा रहे आप, क्यों नहीं रेगुलेशन हो रही? 2002 का लाया, उसको इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कर रहे? उसके बाद आपने बच्चों की जहानत के लिए आयोडीन को यूनिवर्सलाइज करना है, वो आपसे नहीं हो पा रहा। कब का लॉ बना हुआ है, वो आप दें हर बच्चे को, हर बच्चा आपका ज़हीन होगा, वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वहाँ से निकल के चली जाएंगी। बाकी जब डॉक्टर साहब ने जैसे कहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, इसके अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको है। आपने देखना होता है कि गवर्नमेंट वहाँ से टैक्स ले रही है, क्या वो टैक्स लेगी या उन लोगों को फैसिलिटेट करेगी? देखें एनसीडीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी, हर आदमी जाली स्टंट या चाइना का स्टंट लगा के यहाँ पे आपको फिरते हुए नज़र आ रहा है। कैंसर के केसेस आर ऑन द राइज, ठीक है। बीमारियां दूसरी जो है वो कॉम्प्लिकेशन आपने किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम वो जंक फूड या ऐसा फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। हायर साल्ट, हायर शुगर और हायर फैट्स, ये तीनों चीज़ आपने फूड से निकाल ली है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो हमने डिस्कस किया। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि क्या हेल्थ सेक्टर को प्रोफेशनल्स चला रहे हैं, वो लोग जो इस शोबे को समझते हैं, जिन्होंने इसकी आला तालीम हासिल की हुई है, क्या वो खुद इस काबिल हैं कि वो इसको बेहतर तरीके से चला सकें? एक ब्रेक, फिर से वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। अंदली ये बताइएगा कि आए दिन हम डॉक्टर गर्दी भी देख रहे होते हैं। जब हम लोग अपने बचपन में हम लोग ऐसे मज़ामीन पढ़ते थे, लिखते थे कि डॉक्टर मसीहा होता है, वकील की बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है, लेकिन अब ऐसी सोशल डायनामिक्स हो गई हैं कि डॉक्टर्स से भी खौफ आता है। जिस तरह की लड़ाइयाँ ये यंग डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स में होती हैं, जिस तरह के सलूक करते हैं वो पेशेंट्स के साथ, जिस तरह के आई एम सॉरी बट ऐसे भी केसेस आए कि डॉक्टर ने रेप किया पेशेंट का, तो ये कितना स्पॉइल कर रहा है इस शोबे का इंप्रेशन और इसकी परफॉर्मेंस? ये देखें बतूल, ये मेरे जो कॉलीग्स हैं इन्होंने बड़ा सही पॉइंट आउट किया, लेकिन पॉइंट आउट जो ये कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये लैक ऑफ गवर्नेंस की हैं। अब अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल PMDC है जो पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल उसकी है एसोसिएशन है, उस पर इतनी करप्शन आई है, डिग्रियां जिस किस्म की दे रहे हैं डॉक्टरों को, और जितने जाली लोग बाहर निकल रहे हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो नोबल प्रोफेशन वाली बात नहीं रही। मैं तो आपको खुद कह रही हूँ कि जब उनको कहा गया कि जी आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में पूरी ड्यूटी दें और आप प्राइवेट प्रैक्टिस ज़रूर करें लेकिन दें, तो उस पर उन्होंने उस एक्ट के ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर दी। तो एक पूरा सिस्टम है जिसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं। आपने अभी हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात की थी, हमारे जो मिनिस्ट्री के हेड हैं, जो एडवाइज़र ऑफ हेल्थ है पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर नहीं है। चले मैं कहती हूँ वो डॉक्टर ना भी हों, लेकिन उनके पास ऐसे लोग हों जो हेल्थ की स्टेटिस्टिक्स, हेल्थ की स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल्स हों, मेरिट पे हों, जो कि उनको बता सकें क्या नहीं। यहाँ सियासी भर्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं और एक सिस्टम है स्टेज लेने का, तो जिस डॉक्टर को आप फारिग करेंगी वो आप पे स्टे लेके स्ट्राइक करके वो बाहर चला जाएगा और उसके बाद 7 साल ना वो आएगा और ना किसी को उसकी सीट पे आने देगा, ना वो काम करेगा और मेरे और आपके पैसे लेके करेगा। तो जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं ना, वो टॉप से आते हैं। अगर आपने हेल्थ केयर को बेहतर करना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म, पहली बात। दूसरी बात, आपने बजट बेहतर करना है। मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा हाल है इस वक्त गवर्नेंस का और हेल्थ का और हेल्थ डिविजन्स का। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये देख लें कि क्या होता है। एक जो है बेड, उस पर 3-3, 4-4 मरीज पड़े होते हैं। और कुछ डिलीवरीज फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबसे बड़ा मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये है। 20 मिनट में एक माँ मरती है डिलीवरी से, सिर्फ डिलीवरी खराब होने से 20 मिनट में एक माँ मरती है। आप ये सोचें कि जिस मुल्क में ये हाल हो हेल्थ का, शेमफुल है। और उसके ऊपर ये
بالکل اندلیب، اسی پوائنٹ کو میں آگے بڑھاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، اسٹل برتھ ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے دنیا میں. بچے ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، اور 4 لاکھ ایسے بچے ہیں جو 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کیونکہ امیون نہیں ہوتا ہے، نیوٹریشن نہیں ہوتی ٹھیک سے. تو یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے بری گورننس ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے، اس سیکٹر پہ ہم نہیں کر رہے، توجہ نہیں دے رہے. دونوں طرف سے غلطیاں ہیں. آپ کی بات بالکل بجائے ہے، لیکن اگین بجائے نیگیٹو، میں نے وہ قومیں ترقی کرتی دیکھی ہیں جو ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں. ہماری پالیٹکس جیسے ہماری میڈم یہ بھی کنٹینیوسلی نیگیٹیوٹی کی طرف ہی باتیں کیے جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ گیو دی آئیڈیا ٹو دی نیشن کا آئیڈیا. اٹس ناٹ اے میٹر آف ڈاکٹر روتھلیس، پوری دنیا میں ایسے. میں بھی 22 کنٹریز میں ایز اے میڈیکل پروفیشن لیکچر دیتا رہا ہوں. میں بہت ساری میری آبزرویشن ہے. وی ایز اے پروفیشن ناٹ بیڈ پیپل، وی آر دا بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ. آپ پولیٹیشین کو یہ نہیں پتا، گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا. یہ پروفیشن کی ڈیوٹی ہے کہ آواز اٹھائیں کہ بھائی ایسی انٹرونشن کرنی چاہیے جو انٹرونشن پروفیشن کی بجائے پبلک تک جائے اور لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو. ہم پالیٹکس تو کھیلتے ہیں لیکن کبھی بھی میڈیا پہ آپ یہ بات نہیں کرتے کہ ہم ان سولوشن کی طرف جانے چاہیے. سولوشن نمبر 1، اگر ہم لوگوں کو 9 مہینے میں صرف خوراک کی ترتیب ڈاکٹروں کی ٹریننگ کر دیں، جو ٹرین نہیں ہے ڈاکٹر انفارچونیٹلی ان دس کنٹری، آئی ایم گرنٹڈ آن دیٹ پارٹ، صرف ٹرین کر دیا جائے ڈاکٹروں کو کون سے فوڈز اور کون سی احتیاط جو ہے انہوں نے کس ٹرائمیسٹر میں رکھنی ہے، تو سیزیرینز مور دین 50% کم ہو جائیں گے. ٹو مائی اوپینین مے بی 90%. میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. ہم صبح بچوں کو دودھ پلا کے بھیجتے ہیں، ایک نارمل روٹین چلی ہوئی ہے وچ از ناٹ گڈ فار دا کڈز ایون. اچھا، ناٹ ایٹ آل. یہ اتنے ڈل جاتے ہیں، وہیں جا کے سوئے ہوتے ہیں. تو ان کا اگر آئی کو لیول بہتر کرنا ہے تو ہمیں ایک اچھی خوراک، دودھ پلا کے نہیں بھیجنا چاہیے. نہیں، رات کو دودھ پلائیں ان کو. سیکنڈلی ہمارے یہاں ترتیب جو ہے کھانے پینے کی اس میں بے انتہا بے ترتیبیاں. کیوں؟ ہمارے پروفیشنل ٹرینڈ نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی ییل یونیورسٹی میں 2014 30 مارچ 2014 میں انہوں نے ایک ریسرچ کو پبلش کیا جو ٹائم میگزین میں بھی آیا کہ 50% سے زیادہ ڈیزیزز جو ہیں وہ صرف ہماری لائف سٹائل اور ڈائٹ کی ایڈجسٹمنٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ڈاکٹر مبشر صاحب نے. جب واپس آئیں گے تو ندیم اقبال صاحب سے بھی سیاسی بھرتیوں کے بارے میں بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ندیم اقبال صاحب، آپ خود ایکٹیوسٹ ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ کیا آپ صحت کے حقوق ہوتے ہیں. ابھی تک ہم اس بات کو یقینی کیوں نہیں بنا سکے کہ حکومتیں اس بات کو سمجھیں کہ صحت کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہو سکتا ہے، بجائے کہ اس کو ایک فیسلٹی کے طور پہ استعمال کی جائے. the problem is ہمارا پولیٹیکل. دیکھیں میں پالیٹیشین نہیں ہوں لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پالیٹیشین جب تک کسی چیز کو ایک پولیٹیکل سلوگن نہیں بناتا اس کو ووٹس نہیں ملتے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر یہ جو لانگ ٹرم ہے سسٹینیبلٹی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نظر نہیں آتی. یہ بڑے آرام سے کام کرنے والی بات ہے. اس کے اوپر ووٹ آپ کو نہیں ملتے. لہٰذا آپ اگر انشورنس اسکیم لائیں گے تو وہ نظر آئے گا کہ ہاں جی یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ووٹ ملیں گے. ایک تو یہ. دوسرے کچھ نا پولیٹیکل ریئلٹیز ہوتی ہیں جن کو کاؤنٹر ہے. لاسٹ منتھ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ہم ٹوبیکو کنٹرول کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ کے پی میں جو منسٹریل لیول کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو ٹوبیکو گروور ہے. سو خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے. اور کینسر کا 1/3 جو کیسز ہوتے ہیں وہ ٹوبیکو سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پشاور میں کینسر ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. تو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں پہ کے پی کے اندر کیونکہ ٹوبیکو وہاں گرو ہوتا ہے، الٹرنیٹیو کراپ کی ایک پالیسی لے کے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن جب اگر منسٹریل لیول کے اوپر ٹوبیکو گروور بیٹھے ہوں گے تو کیسے آئے گی یہ پالیسی؟ ایک یہ چیز. دوسری اسٹل برتھ کی آپ نے بات کی. پاکستان میں بچوں کی اور ماؤں کی جو اموات کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جو فیملی پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی کہتے ہیں، وہ کمیونیکیشن میں وہاں پہ پرابلم ہے. جب ہم کہتے ہیں منصوبہ بندی، اور یہ بہت دفعہ بتایا جا چکا ہے تمام ہیلتھ پروفیشنلز کو کہ منصوبہ بندی کا جیسی لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں نس بندی، وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے منصوبہ بندی سے ہٹنا ہے. آپ نے اس کو یہ ماں اور بچے کی صحت کی آپ بات کریں گے لوگوں کو سمجھ آتا ہے. دیکھیں آسان سا میسج آپ دیں اور اس کے اوپر پریکٹس بھی ہوگی، لیکن بار بار ہم جو ہے نا وہی غلطی کرتے ہیں. آسان سا میسج ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے.
जब आपने 2 साल तक दूध पिलाना है, अगर उस दौरान माँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो दूध नहीं पिला सकेगी। लिहाजा आपने उस मैसेज के साथ ये करना है कि अगर आपने कुरान शरीफ की ये चीज़ें पूरी करनी हैं तो आपको 2 साल तक माँ का दूध पिलवाना है और उसके साथ साथ जदीद माने हमल तरीका इस्तेमाल करना है। ये आपने मैसेज देना, लोगों को ये समझ आता है, और ये आपने मदर इन लॉस को देना है, ससुर को देना है, और हस्बैंड को, शोहरों को बताना है कि भाई आप अपने जो वो बीवी है और बच्चे हैं उसकी केयर करें। ये आपने कम्युनिकेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या, आपके काफ़ी सारे हेल्थ के इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। दूसरी जो हमारे स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे आ रहे हैं उसमें काफ़ी वो प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लिहाजा हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, खासतौर पे प्रिवेंटिव हेल्थ का, वो एविडेंस बेस्ड इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना दूसरे मुल्कों के अंदर है। ठीक है, तो आपके प्लानर्स को ये समझ नहीं आती कि कहाँ पे वो इंटरवीन करे, उसका रिजल्ट अच्छा आया है या नहीं आया। प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाने, अंदली मुझे बताइएगा कि जैसे हम बार बार ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जो काम होता हुआ कम वक्त में नज़र नहीं आता, उस पे वोट नहीं मिलते, तो क्या यही वजह है कि इमरान खान साहब की भी KPK से तवज्जो कम हो गई है? मेरा ख्याल है कि आप देख लें बढ़ गई है बिल्कुल। आप देखें कि पेशावर में जो पोलियो वायरस का नेगेटिव आया, अगर 12 साल में पहली दफ़ा नेगेटिव आया तो है, लेकिन बात वही है जो मैंने पहले भी की और इन्होंने भी मेरी तायीद की और अब आप भी ये कह रही हैं, बिल्कुल सही है कि यहाँ पूरा अपने रिफॉर्म्स लाने। अगर आप एनर्जी रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, हेल्थ रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हम लाएँ हेल्थ रिफॉर्म्स, अब जाके हॉस्पिटल्स ऑटोनमस हुए हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों के हर जगह, डॉक्टर्स के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिशियंस के अपने अब जब रिफॉर्म्स लाए और हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस किया है, इसमें 1 साल और लगेगा कि लोगों को सब सज़ा और जज़ा का सिस्टम पता चलेगा, लोग अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, ठीक है अंदली, बस मुझे प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाना है। टेकिंग योर पॉइंट डॉक्टर साहब, आप बताएं कि इसको बहस को समेटें कैसे, किस एक नुक्ते पे सबकी तवज्जो मरकूज हो जानी चाहिए और मसाइल हल हो सकते हैं। हेल्थ का एक ऐसा सेगमेंट हर TV के लिए कंपलसरी कर दें को 1 घंटा एटलीस्ट इन 24 आवर्स वो टाइम ज़रूर दें फॉर दी बेटर टिप्स, जिसमें हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है माँ बैठक। पहले वक्त हुआ करते थे कि माएँ अपनी बेटियों के साथ, दूसरों के साथ बैठ के शेयर करती थी कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कैसे अपने आप को रखना है, बाद में कैसे रखना है, बच्चों को कैसे डील करना है। तो ये एक बहुत बड़ी तरवीज होगी। जैसे 20 मिनट्स में एक माँ मर रही है, आई कैन गारंटी कि उसमें बहुत बड़ी चेंज आएगी। एवरी डे 2000 अमवात वो हो रही हैं जो बचाई जा सकती हैं, प्रिवेंटेबल है, और वो डेथ हो रही है हमारे मुल्क में। ये हमारी किसी जंग से कम नहीं है। और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में जो देखा जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कोरोना डिजीज हम जिन्हें कहते हैं कि जो प्रिवेंटेबल हैं वो अबाउट 500,000 डेथ एनुअल। क्विकली आखिरी 2 का इमरजेंसी का नाम बता दें, मुझे वाइंड अप करना है। या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज और स्टरलाइजेशन प्रॉब्लम्स इन द हॉस्पिटल। स्टरलाइजेशन इमरजेंसी यहाँ पे लगनी चाहिए, और इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा ऐसा तो हक नहीं है कि मैं सबको पॉइंट आउट करके कह सकूं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी ना पिएं कि आपकी सेहत को ख़तरा हो और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की सेहत को ख़तरा हो। अपना ख्याल रखें, अपनी बीवी का ख्याल रखें, क्योंकि वो किसी की माँ होगी आने वाले वक्त में, फिर आपके आने वाली नस्लें ही इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। एक सेहतमंद कौम ही एक सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकती है और फिर ही वो डेवलप कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।